हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की एनसीईआरटी का साइंस का 6वां चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। यानी कि जो हमारे केमिकल और फिजिकल चेंजेस होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, किस तरीके से परिवर्तन होता है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे हम शक्कर में क्या करते हैं, पानी में शक्कर को घोलते हैं, ठीक है, और दूध से दही को जमाते हैं, ठीक है। और दूध का खट्टा होना भी एक परिवर्तन है। खींचे हुए रबड़ बैंड भी किसी परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं। तो जो हम डेली लाइफ में चेंजेस को देखते हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, व्यापक रूप में ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, जिनको हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? ऐसे परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनमें सिर्फ पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन आता है। जैसे पानी को अगर हम फ्रिज में जमा देते हैं तो क्या बन जाता है? ठोस बन जाता है। पहले वो द्रव था, अब क्या बन गया? ठोस बन गया, ठीक है। इस तरीके से रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? जिनमें उनकी रासायनिक गुण में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। अभी जैसे हम पढ़ेंगे, जैसे कोयले को जलाते हैं तो कोयला जल करके क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाता है, ठीक है। इस तरीके से देखेंगे, जैसे यहाँ पे मैं आपको रिएक्शन दिखाता हूँ। जैसे कार्बन है कोयला, इसको हम जलाते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं, तो ये क्या बनता है? आपका CO2 बन जाता है, ठीक है। इस तरीके से चेंज होते हैं और रासायनिक परिवर्तन कराते हैं। सबको डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले भौतिक परिवर्तन को देखते हैं हम। तो जिससे ये टुकड़े परस्पर, देखो जैसे मान लो कागज़ का टुकड़ा है, कागज़ के टुकड़े को अगर हम ऐसे मान लो कागज़ का टुकड़ा है, यहाँ पे ऊपर देखते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए कागज़ के टुकड़े को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन सिर्फ ये कागज़ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन आया है, कागज़ का टुकड़ा अलग अलग हो गया है। फिर आप चाहें तो इसको मिला करके कागज़ फिर से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं उसका यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पे लिखा गया है ना, जैसे ये कागज़ है, एक मिनट देखो, जैसे कागज़ है, इसको फिर से आप कागज़ कैसे बना सकते हो? इसको आप अच्छी तरीके से इसको पानी मिला के इसको इसको क्या करते हैं, इसकी लुगदी बना करके फिर से बेल करके इसको कागज़ बना सकते हो। बड़े आसानी से फिर से ये कागज़ बन जाएगा, ठीक है। तो इसके केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन आया है, इसलिए कागज़ को जो हम फाड़ते हैं तो वो क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है। लेकिन अगर इस कागज़ को आप जला दो, इस कागज़ को अगर आप जला देते हो आग में, तो क्या फिर से आप कागज़ बना पाओगे? नहीं बनेगा ना। तो जो दहन होता है, जो जलाना होता है, वो एक रासायनिक परिवर्तन होता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए आगे कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये लिखा है, इसको नोट कर लेते हैं, ठीक। पदार्थ के आकार, पदार्थ के, एक मिनट, ठीक है। पदार्थ के आकार, आमाप, साइज, रंग और अवस्था जैसे कुछ गुण उनके भौतिक गुण कहलाते हैं। यह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुण में परिवर्तन होता है जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन समानता उत्क्रमणीय होती है। उत्क्रमणीय का मतलब रिवर्सिबल, यानी कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, दूसरे से पहले अवस्था में। जैसे जैसे आप जल से बर्फ बनाते हो तो बर्फ से फिर जल बन जाता है ना, और भाप से जल से भाप बनती है, भाप से फिर जल बन जाता है। तो ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है, रिवर्सिबल होता है, एक स्तर से दूसरे स्तर में जा सकता है, ठीक है। अब हम रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? देखिए, लोहे में जंग लगना एक ऐसा परिवर्तन है जो रासायनिक परिवर्तन है। तो क्योंकि जब लोहे में जंग लग जाती है तो लोहा क्या होता है? खराब हो जाता है धीरे धीरे, ठीक है। तो इस क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, इसको याद रखना। अब देखिए, यदि आप लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ दें तो इस पर भूरे रंग के पदार्थ की परत जम जाती है। यह पदार्थ का जमना जो है, यह प्रक्रम जंग लगना कहलाता है, और यह जो होता है एक रासायनिक परिवर्तन होता है। अब लोहे की कोई भी वस्तु अगर आप खुले में छोड़ देते हो तो उसमें क्या होता है? जंग लग जाता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आपने देखा होगा कुल्हाड़ी, हथौड़े आदि को वायु में खुला रखने पर भी उसमें जंग लग जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम की पतली पट्टी है या फीता है, तो इसको यहाँ पे क्या किया जा रहा है? जलाया जा रहा है, ठीक है। मैग्नीशियम का जलता हुआ फीता, तो हमने बताया था कि जो दहन होता है वो क्या होता है? एक रासायनिक परिवर्तन होता है। देखिए, जब हम इसको जलाते हैं, मैग्नीशियम की पट्टी को याद रखना, मैग्नीशियम की पट्टी को, ठीक है। तो ये क्या करता है? चमकदार श्वेत यानी कि सफ़ेद प्रकाश के साथ जलता है, और जो इसका पाउडर शेष बचता है उसको हम श्वेत भस्म कहते हैं, ठीक है। इसका केमिकल रिएक्शन देखते हैं। देखो ये मैग्नीशियम है आपका, ठीक है। मैग्नीशियम Mg और ऑक्सीजन O2। ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलाने का मतलब है इसका दहन हो रहा है ना, ऑक्सीजन का मिलने का मतलब दहन, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही दहन होता है। तो ये बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ठीक है। ये इसकी प्रकृति क्या होती है, इसको आगे पढ़ते हैं हम। देखो अब जो भस्म हमें मिला, भस्म को जल में घोलने पर एक नया पदार्थ बनती है। इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण द्वारा लिखा गया है। देखो जो हमारा भस्म मिला MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको हमने जल में मिलाया तो ये क्या बना? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है
तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम के जलने पर बनता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक अन्य नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में घुलने पर बनता है। यहाँ पे दो पदार्थ बनते हैं। पहले मैग्नीशियम को हमने जब जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। और जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने जल में मिलाया तो क्या बना? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना। ठीक है, तो जो कि क्या है? एक क्षारक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक क्षारक है। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे कॉपर सल्फेट, देखो यहाँ पे इसके नाम भी पूछे जाते हैं कि नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है। तो नीला थोथा जो आता है आपका कॉपर सल्फेट होता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट को ही नीला थोथा कहते हैं, नोट कर लीजिएगा। इसका केमिकल्स ये है CuSO4। ठीक है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाइए। इसमें किसमें? देखो इस विलयन में कॉपर सल्फेट यानी कि नीले थोथे में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाते हैं या नीले रंग का विलयन मिल जाएगा। ठीक है, जब उसमें मिलाते हैं, क्योंकि ये जो नीला होता है ना, नीले कलर का होता है। अब देखिए, एक परख नली अथवा कांच की छोटी बोतल में विलयन का थोड़ा सा नमूना बचा लीजिए। शेष विलयन में एक कील का उपयोग किए जा चुके ब्लेड का टुकड़ा डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ पे प्रयोग बताया गया है। 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ, ये प्रयोग है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे क्या हुआ? कॉपर सल्फेट था। क्या था ये? कॉपर सल्फेट। इसका कलर कैसे होता है? नीला। ठीक है, फिर इसमें क्या किया गया? कोई ब्लेड या छोटी सी कील इसमें डाल देते हैं तो इसका जो कलर होता है ये क्या हो जाता है? हरा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या बनता है? आयरन सल्फेट बनता है। अभी मैं आपको रिएक्शन दिखा देता हूँ। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे क्या लिखा है कि ये जो परिवर्तन होता है यानी कि नीले से हरा होना, ये कैसे होता है? एक कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच अवक्रिया के कारण होते हैं। विलयन के रंग का नीले से हरा हो जाना एक क्या होता है? एक, यहाँ पे देखते हैं, एक नया पदार्थ आयरन सल्फेट के बनने के कारण होता है। लोहे की कील पर भूरा निक्षेप कॉपर या तांबे की परत के कारण होता है जो एक अन्य पदार्थ है। इस अभिक्रिया को निम्न प्रकार समझ सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है जिंक। ठीक है, उससे कम होता है आपका आयरन। ठीक है, उससे कम आपका क्या होता है? कॉपर। तो जब हम कॉपर सल्फेट में आयरन को मिलाते हैं ना, CuSO4, इसमें जब हम Fe को मिलाते हैं, यहाँ पे रिएक्शन आप देखो, ये CuSO4, तो इसमें हम Fe को मिलाते हैं तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है और ये क्या करता है? कॉपर को हटा देता है। कॉपर को हटा करके FeSO4 के साथ लग जाता है तो इससे हमारा आयरन सल्फेट का विलयन बन जाता है जो कि हरा होता है। ठीक है, और नीला थोथा, ये तो कॉपर सल्फेट नीला था, और कॉपर अलग से निकल जाता है जो कि निक्षेप बनाता है जो लोहे की कील या ब्लेड थी उस पर। ठीक है, तो ये इक्वेशन है, याद रखना, और ये रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक प्रयोग दिखाया गया है, प्रयोग भी समझ लेते हैं। देखो इसमें क्या बताया गया है कि इसमें लिखा है किसी प्रखनली में लगभग 1 चम्मच सिरका लीजिए, चुटकी भर खाने का सोडा लीजिए, आपको एक बुदबुदाहट की ध्वनि आवाज़ सुनाई देगी। इस गैस के बुलबुले बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे और इस व्यवस्था के अनुसार ताजे चूने के पानी से गुजारिए। चूने का पानी तैयार करने की विधि, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आप सिरका लीजिए। सिरका का रासायनिक नाम क्या होता है? नोट कर लेना, एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। और खाने का सोडा लीजिएगा जिसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3, NaHCO3। ठीक है, इसको नोट कर लेना। ये खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है खाने वाला सोडा। इससे क्या होता है? आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और अन्य पदार्थ बनते हैं। तो ये जो CO2 है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें निकलती है। यही जो बुलबुले के रूप में निकलती है ना, ये यहाँ पे आप प्रयोग में देख सकते हो। यहाँ पे आपका सिरका और सोडा यहाँ पे लिया गया है और यहाँ से जो गैस निकलती है उसको यहाँ पे चूने के पानी में किया गया है, तो CO2 जो है वहाँ से निकलती है बुलबुले में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी के बीच अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है सिरके और बेकिंग सोडा से, वो चूने का पानी COS ट्वाइस से मिलकर क्या बनाती है? सोडियम कार्बोनेट। क्या बनाती है? सोडियम कार्बोनेट और जल बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, CaCO3। ठीक है, चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने के पानी का दूधिया हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण है। तो इसको नोट कर लेना। कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण क्या होता है कि ये क्या करता है? जो चूने का पानी होता है उसको दूधिया बना देता है। जैसे घर पे पुताई वगैरह होती है चूने से, तो देखो वो क्या हो जाता है, थोड़ी देर बाद वो एकदम वाइट हो जाता है। कैसे हो जाता है? क्योंकि वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड वो अवशोषित करती है और वो उसका जो कलर होता है वो दूधिया हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, याद रखना। संगमरमर का भी यही सूत्र होता है। देखो, श्वसन में जो वायु बाहर निकलते हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। एक चीज़ यहाँ पे और नोट कर लेना, जो हमारा श्वसन होता है, जो हम श्वसन करते हैं, वो भी क्या होता है? एक रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए,
प्रत्येक परिवर्तन में एक या अधिक नए पदार्थ बनते हैं। मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाने पर भस्म एक नया पदार्थ थी, ठीक है, जो हमारा MgO बना था। उसके बाद कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ अभिक्रिया करने से आयरन सल्फेट और कॉपर बनते हैं, ये नए पदार्थ थे। कॉपर लोहे की प्लेट पर निक्षेपित हो गया था और सिरका और खाने के सोडे की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड बनी। चूने के पानी को दूधिया कर दिया गया। तो अब देखो इस परिवर्तन, देखो इस जो अभिक्रियाएं हमने देखी, इनमें कुछ परिवर्तन हुए जो रासायनिक परिवर्तन है। कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, वह परिवर्तन जिनमें एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। भोजन का पाचन, नोट कर लेना, फलों का पकना, अंगूरों का किण्वन, ठीक है, फर्मेंटेशन जो होता है, किण्वन, सभी रासायनिक परिवर्तन है। तो कौन कौन से हैं? भोजन का पचना, फूलों का पकना, फलों का, अंगूरों का किण्वन, और साथ ही प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जो हमारे शरीर के अंदर क्रियाएं होती हैं, सब कुछ जो है रासायनिक परिवर्तन ही है। देखो, उपयोगी नए पदार्थ जैसे प्लास्टिक, अपमार्जक रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ही बनाए जाते हैं, ठीक है। वास्तव में प्रत्येक नए पदार्थ की खोज रासायनिक परिवर्तन का अध्ययन करके की गई है, ठीक है। रासायनिक परिवर्तनों में एक या अधिक नए पदार्थ निर्मित होते हैं। नए पदार्थों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं भी होती हैं। इनको बाद जान लेते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ध्वनि का उत्पन्न होना। रासायनिक परिवर्तन में ध्वनि भी उत्पन्न हो सकती है, और उसमें गंध में परिवर्तन भी हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, कोई कोई गैस बन सकती है, ठीक है। ये सारी परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन में हो सकते हैं, ठीक। आगे चलते हैं। देखो, मैग्नीशियम के फीते का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। वास्तव में किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने के साथ सदैव ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो इसको नोट कर लेना, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं। यहाँ पे पटाखों का विस्फोट एक अन्य रासायनिक परिवर्तन होता है। ये भी रासायनिक परिवर्तन, सारे आप नोट कर लो जो जो परिवर्तन यहाँ पे है, ठीक है। ऐसे विस्फोट से ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और अरुचिकर गैसें भी निकलती हैं जो वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं। भोजन सामग्री बासी हो जाता है अथवा सड़ गल जाती है तो उसमें दुर्गंध आने लगती है, यह भी क्या होता है? एक रासायनिक परिवर्तन होता है। सारी चीज़ें आप नोट करते चलिएगा कौन कौन से परिवर्तन है। अब देखिए यहाँ पे वायुमंडल में ओजोन की परत होती है, हमें पता है, ठीक है। ये सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है, विकिरण, जो रेडिएशन होता है, ओजोन पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है और ऑक्सीजन में परिणित हो जाती है। बात को समझा है? जो हमारा ओजोन होता है, ओजोन का सूत्र क्या होता है, ठीक है, ओजोन क्या होता है? ओ, ठीक है, सिर्फ ओ, O2 कर देंगे तो ऑक्सीजन हो जाएगा। ये क्या करता है? जो बाहर से अल्ट्रावायलेट यूवी रेडिएशन जो होता है ना, उसको ये क्या कर लेता है? एब्जॉर्व कर लेता है, और ये किस में चेंज हो जाता है? O2 में, यानी कि ऑक्सीजन में चेंज हो जाता है। यह भी क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। अगर ये ऐसा ओजोन परत नहीं होती तो क्या होता? पृथ्वी पर बहुत हानि होती, तमाम तरीके के रेडिएशन से बहुत सारे रोग हो जाते हैं। अब देखो, सेब को काटने के बाद तत्काल ना खा लिया जाए तो आप देखोगे वो सेब भूरा हो जाता है। आलू के साथ भी ऐसा ही होता है। आप केले को भी काट करके देखो, ऐसा ही हो जाता है। तो क्या होता है? क्योंकि उसमें वायु के साथ वो रिएक्ट करके उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। इन सब में आयरन अधिक होता है इसलिए। अब देखो, भोजन प्रकाश संश्लेषण नामक जो क्रिया होती है, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, वो भी क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। और पाचन भी भोजन का एक रासायनिक परिवर्तन है, ये मैंने आपको बता दिया था। अब देखो यहाँ पे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना, ये मैंने आपको बताया कि जो जंग लगने के कारण लोहे अत्यधिक हानि होती है, यानी कि जो जंग लगना होता है वो भी क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन होता है। कैसे जंग लगता है? इसका इक्वेशन नोट कर लीजिएगा। ये मान लो लोहा है Fe, और ये ऑक्सीजन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन होती है, ठीक है, और नमी की उपस्थिति में, ऑक्सीजन और नमी दोनों की उपस्थित रहती है तो हम जंग लग जाता है। जंग को क्या बोलते हैं? इसको नोट करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, Fe2O3, ठीक है, Fe2O3, ये जंग का सूत्र है, ठीक है। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों ही उपस्थित अनिवार्य है। यानी कि जैसे मान लो ऑक्सीजन नहीं है, सिर्फ नमी है, तभी जो है क्या होगा? जंग नहीं लगेगा। और सिर्फ नमी है, ऑक्सीजन नहीं है, तभी नहीं लगेगा। तो दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है, क्या? ऑक्सीजन और नमी। या देखो यहाँ पे लिखा, वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक, आर्द्रता का मतलब ये होता है ह्यूमिडिटी, यानी कि नमी अधिक हो तो जंग जल्दी लगती है, ठीक है। और जंग से बचने का उपाय क्या है उसको भी देख लेते हैं। इसके ऊपर सरल उपाय क्या है? सबसे पहले कि आपको जो लोहे की वस्तु उनको बचाने के लिए उसके ऊपर पेंट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? पेंट कर दिया जाता है, या ग्रीस उस पर लगा दी जाती है, ठीक है, परत चढ़ाते हैं जिससे आप उस पर जंग ना लगे। और साथ ही उस पर क्या करते हैं? एक और चीज़ आता है जिसको हम बोलते हैं
क्रोमियम अथवा जिंक की लोहे की चीज़ों पर हम क्रोमियम अथवा जिंक की परत को चढ़ा देते हैं। आपने देखा होगा जो साइकिल के हैंडल वगैरह होते हैं, देखो वो चमकते रहते हैं, वो वास्तव में लोहे की बने होते हैं, लेकिन उसमें परत चढ़ी होती है क्रोमियम या जिंक की, तो जिससे वो क्या होते हैं, चमकते रहते हैं। तो और देखो याद करो, इसको नोट करें, लोहे पर जिंक की परत को चढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन या यशद लेपन कहते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। लोहे पर जिंक की परत को चढ़ाने को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं जो जो जहाज होते हैं पानी वाले, वो हमेशा पानी में ही रहते हैं, उनमें भी हमेशा जंग लगती रहती है। और जो लवण युक्त जल होता है, यानी कि जिसमें सॉल्ट ज़्यादा होते हैं, वो जंग लगाने के प्रक्रम की दर को बढ़ा देते हैं। अतः जहाज़ों पर पेंट करने के बाद भी उन्हें जंग लगने से काफ़ी क्षति हो जाती है और प्रतिवर्ष उनके पार्ट्स को बदलना पड़ता है। ठीक है, देखो स्टेनलेस स्टील जो होता है उसमें कार्बन और क्रोमियम, निकेल तथा मैग्नीशियम जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, कार्बन, क्रोमियम, निकेल और मैग्नीज। ठीक है, अब क्रिस्टलीकरण के बारे में पढ़ लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, साधारण नमक को समुद्री जल से वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार प्राप्त होने वाले नमक शुद्ध नहीं होता है। इसके क्रिस्टलों के आकार को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है, तथापि किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। इस प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं और यह एक भौतिक परिवर्तन है। इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, जो क्रिस्टलीकरण होता है, क्रिस्टल का जैसे मतलब होता है कि इस तरीके से छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं। ठीक है, इस तरीके से छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं। तो क्रिस्टलीकरण क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है, यानी कि फिजिकल चेंज है। इसको नोट कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं, देखो कॉपर का किस तरीके से क्रिस्टल बनाया जाता है, यहाँ से देखते हैं। देखो, किसी बीकर में लगभग 1 कप जल लीजिए और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाइए। जल को गर्म कीजिए। जब जल उबलना बंद आरंभ कर दे तो उसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट के चूर्ण निरंतर मिलाते जाइए। ठीक है, कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाना तब तक जारी रखें जब तक कि उसमें और कॉपर सल्फेट घुलना संभव ना हो। विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लीजिए, उसे ठंडा होने दीजिए। विलयन ठंडा हो रहा है तो उसे हिला डुलाकर अन्य किसी प्रकार न छोड़ें। ठीक है, कुछ समय बाद विलयन को देखिए, आपको कॉपर सल्फेट क्रिस्टल दिखाई देंगे। ठीक है, और ये कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ पे देखिए, ये है। ठीक है, कॉपर सल्फेट, इसमें आपको क्रिस्टल, इसके देखिए क्रिस्टल आपको इसे अंदर दिखाई देंगे। ठीक, चलो अब ये चैप्टर खत्म हो गया। कुछ यहाँ के क्वेश्चन देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। जैसे क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, और जल में शक्कर का घोलना एक भौतिक परिवर्तन है। जल और शक्कर को फिर से अलग किया जा सकता है आराम से। कोयले को जलना एक रासायनिक परिवर्तन होता है। दहन हमेशा रासायनिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। मोल को पिघलना, मोम का दहन नहीं है, दहन करेंगे तो मोम वाष्पित हो जाती है। पिघलने का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा जब मोमबत्ती यहाँ पे जलती है तो देखो कुछ मोम ऐसे ऐसे बिखरे रहते हैं ना, आपको देखेंगे वो पिघले हुए मोम रहते हैं। तो वो क्या है? भौतिक परिवर्तन है। फिर से आप उससे मोमबत्ती बना सकते हो। एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीट कर आप कुछ बनाते हो फॉइल, तो ये भौतिक परिवर्तन है। पीटना उठना ये भौतिक परिवर्तन होता है। भोजन का पाचन क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, अब सत्य सत्य थोड़ा सा देख लेते हैं हम। सत्य सत्य में क्या क्या दिया है इसमें, देखो यहाँ पे लिखा है कि लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। ये गलत है, काटना भौतिक परिवर्तन है। पत्तियों से खाद बनना ये बिल्कुल भौतिक परिवर्तन नहीं है, एक रासायनिक परिवर्तन है, इसलिए ये गलत है। ठीक है, ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है खाद का बनना। रास जस्ते जिंक, लोहित लोहे की पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगती है। जो जस्ते जिंक से लेपित लोहे के पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगती, ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, सत्य। ठीक, लोहे और जंग एक ही पदार्थ है। लोहा और जंग एक ही पदार्थ है, एक पदार्थ नहीं होता। लोहा का सूत्र क्या होता है? Fe होता है। ठीक, और जो जंग होता है उसका सूत्र क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था, Fe2O3 होता है। ठीक, भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, बिल्कुल सही है। भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि भाप को संघनित होगी, फिर भाप को आप जो भाप संघनन होती है ना, भाप से आप जल बना सकते हो, जल से फिर भाप बना सकते हो, तो रासायनिक परिवर्तन नहीं है ये। चलो आगे चलते हैं। देखो, यदि कार्बन डाइऑक्साइड को चूने की पानी में प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनता है? CaCO3 बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, जो दूधिया कलर कर देता है। उसके बाद खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? NaSCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसको नोट कर लेना, या बेकिंग सोडा। ऐसी दो विधियां जिनसे लोहे की जंग लगने से बचाया जा सकता है, उसको पेंट करना या ग्रीस लगाना कहते हैं। ठीक है, या यसद लेपन भी आप कह सकते हो, यसद लेपन भी करते हैं, यानी कि यसद लेपन का मतलब लोहे पर जिंक की परत को चढ़ाना। ऐसे भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं
ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिनमें किसी रासायनिक पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। ऐसे परिवर्तन जिनमें एक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स।